नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं नया सवेरा। जी हां, एक नई सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं नए सवेरे के साथ। आज के इस दिन में क्या कुछ खास रहेगा और भारत के लिहाज से सबसे अहम आज की अगर बात की जाए, सीमा पर जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है आज, क्योंकि डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो होगी और उसके साथ साथ जो तमाम सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं, वहां की सुबह कैसी है, इससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच अहम वार्ता आज। सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति होगी तय। भारत के डीजीएमओ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकी हुए ढेर, साथ ही कई एयरबेस किए गए तबाह। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता आज से होगी आरंभ। समझौते का पहला चरण जल्द होगा पूरा। अमेरिका और चीन के बीच जिनेवा में व्यापार समझौते पर वार्ता हुई पूरी। व्यापार घाटे और टैरिफ वॉर को कम करने पर हुई चर्चा। आज जारी होगा ब्यौरा। और देश सहित दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। सबसे पहले बात खास तौर से जब हम देख रहे हैं भारत की जो सीमा है उसकी किस तरीके इसके वहां हालात हैं, लेकिन इसी को लेकर आज दोपहर 12 बजे भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के बीच टेलीफोन पर बातचीत होगी। इससे पहले 10 मई को भी दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर सीमा पर संघर्ष विराम की पेशकश की थी। आज की बातचीत के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। और खासतौर से भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए। नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल थे, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में भी शामिल थे। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. डीजीएमओ ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप को नष्ट किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए और पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force
वहीं भारत के डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश भेजकर आगाह किया गया कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति का अगर दोबारा उल्लंघन होता है तो भारतीय सशस्त्र बल इसका जवाब बेहद सख्ती के साथ देंगे। We have sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively if repeated subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. वहीं दुश्मन के हवाई खतरों का खात्मा कर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है। 7 और 8 मई की रात को या फिर सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद यानी शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नागरिकों और सैन्य ठिकानों की बखूबी रक्षा की। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं-धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM। ये भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 ये रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, पेचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार इंटेलिजेंस डिवाइस
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस वजह से हर एक नागरिक भारत का अपने आप को सुरक्षित मानता है। ना सिर्फ भारतीय सेनाएं बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत है वो, और इसकी बान की लगातार हमें देखने को भी मिली है। अब आइए रुक करेंगे, हमारी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। नंदिता, आज के दिन की अगर बात की जाए, काफ़ी अहम डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है आज वो होनी है, और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए भारत लगातार इस बात को कहता आया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है, या जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को पाकिस्तान शय देता आया है। भारत का सीधे तौर पर यही कहना है कि अब आतंकवाद और उसको पनाह देने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने मुकुल। जैसे कि आप जानते हैं, आज दोपहर को 12 बजे हमारे डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जो आर्मी की तरफ से तीनों सेनाओं का नेतृत्व करेंगे और एक नोडल पर्सन है, वो पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात करेंगे। हमारे डीजीएमओ जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं, वो पाकिस्तानी डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उनके साथ दोपहर 12 बजे ये बातचीत है। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले शनिवार को करीब 3:30 बजे के करीब ये बातचीत हुई थी हमारे डीजीएमओ की और पाकिस्तानी डीजीएमओ की हॉटलाइन पर, कि उन्होंने ये मांग की थी, उन्होंने इनिशिएट की थी, उन्होंने पहल की थी जब वो भारत की गोलाबारी और जो भारत ने करारा जवाब दिया था उनके हर एक एरियल इंट्रूजन यानी जो हवाई हमले और जो उन्होंने तोपों से गोलाबारी की थी, हैवी कैलिबर वेपन्स दिए थे और उनके जो बेसेस तबाह कर दिए थे, एयर बेसेस, जिसमें चकलाला बेस भी शामिल है। तो उससे उसने पाकिस्तान ने घुटने टेक कर डीजीएमओ की बातचीत का प्रस्ताव रखा, और उसी वक्त डीडी न्यूज़ ने, जो कि एक ऑथेंटिक, डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया बहुत ही इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर पे बहुत ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को पहुंचाते हैं। तो आप जानते हैं कि कैसे हमने उस दिन भी रिपोर्ट किया था कि 12 मई को 12 बजे डीजीएमओ बात करेंगे, तो ये आज बातचीत होने वाली है। मुकुल जी बिल्कुल नंदिता, और ख़ासतौर से जो बातचीत के अहम पहलू की बात की जाए, जो प्राथमिकता की जब हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मसौदा जो है इसका तैयार कर लिया गया है, और अब आगे की जो रणनीति है सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि जो एक भारत का विज़न है वो इसमें रखा जाएगा। जी देखिए, जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने शनिवार को हमारे डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की थी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, उससे करीब 1-2 घंटे पहले ही पीएमओ के सोर्सेज से ये खबर आ गई थी कि इंडिया किसी भी पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी हमले को एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, और उसे अब वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि आगे की रणनीति वो पाकिस्तान देखा कि इंडिया मॉरल हाई ग्राउंड पर भी है और मिलिटरीली यानी सैन्य तरीके से भी वो भारत को किसी भी तरीके से मैच नहीं कर पा रहा है, चाहे वो हमारी एयर डिफेंस हो, जो उनके ड्रोन्स को, उनकी मिसाइल्स को, उनकी अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स जिसमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं यानी कि असला बारूद होता है, जो सुइसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज कर रहे थे हमारे गांवों पे, मस्जिदों पर, चर्चेस पर, टेम्पल्स पर और बसेरों पर, गांवों पर, हॉस्पिटल्स पर। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था कि वो उसने देखा कि वो किसी भी तरीके से भारत के ऊपर भारत से हार मान चुका था, और इसीलिए ये सीज फायर की बात पाकिस्तान ने पेशकश की थी, और इंडिया ने एज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी एक मजबूती या ताकत की पोजीशन से इंडिया ने ये एक्सेप्ट की थी। तो आज जो होगा वो 36 घंटे इसको टाइम दिया गया था, सैटरडे, संडे, शनिवार, इतवार, और आज 12 बजे तक ये देखा गया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि शनिवार को ही रात को करीब 8-9 बजे के करीब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये ड्रोन्स और हैवी कैलिबर वेपन्स से गोलाबारी, मोटर शेल्स कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पूंछ, मेंढर, राजौरी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर्स पे आने लगे थे।
तो उसके बाद कल ये ऐसी हरकतें नहीं देखी गई। और कल जो डीजीएमओज, तीनों डीजीएमओज की प्रेस वार्ता थी जिसमें आर्मी, नेवी और एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये साफ किया कि अब तो पाकिस्तान को ये सबक मिल ही गया है कि अब क्या करना होगा। ये अगर ऐसी कोई इंडिया कोई हिमाकत करता है पाकिस्तान, तो उसे ये मैसेज अच्छी तरह से चला गया है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि उस दिन भी, शनिवार की रात को भी, जब सीज फायर की बात होने के बावजूद जब उसका उल्लंघन पाकिस्तानी ट्रूप्स ने किया, तो तब भी इंडियन आर्मी की ट्रूप्स पोस्ट पर और एयर डिफेंस गन्स की बैटरीज जिसे कहते हैं, रेडार सिस्टम्स जो ग्राउंड पर होते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, और एयरफोर्स की भी एयर डिफेंस प्रणालियां और हमारी फाइटर जेट्स, ये सब तैयार थी और एकदम पूरे हाई अलर्ट पर, यानी कि बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार थी। जो मैन बिहाइंड द मशीन होता है वो भी तैयार था। तो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए इंडिया तैयार है। और अब इंडिया ने जो एक प्यूनिटिव और डेटरेंट जिसे कहते हैं ना, कि एक सजा देने वाला, और आगे ऐसी हिमाकत और आतंकवाद जैसे पहलगाम में बड़ा बारबैरिक और एक एनिमल स्टाइल का अनसिविलाइज्ड अटैक जिसमें हमारे 26 सिविलियन टूरिस्ट को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया गया, ऐसा दोबारा ना हो। तो उसके लिए भी आर्मी, अब कोई भी पाकिस्तान अभी हिमाकत करता है थ्रू हमारे LOC पर या IB पर, तो उस दिन की तरह जैसे सैटरडे को भी, यानी शनिवार की रात को भी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी तैयार थी, तो आज भी क्या माना जाए। और इवन ये वार्ता हो जी, क्या, क्योंकि अभी तक सिर्फ भारत की सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की थी, और कल हमने देखा प्रेस वार्ता में संदेश यही दिया गया कि अब पाकिस्तान बेहतर जानता है कि उसको अब किस भाषा में भारत जो है वो जवाब दे सकता है। जी, कल इस प्रेस वार्ता में बिल्कुल साफ किया गया मुकुल कि भारत ने जो 6 और 7 की मई को टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेररिस्ट बेसिस पर जो 9 टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे जो हमले किए थे, वो सारे के सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे। और वो सारे के सारे फाइटर जेट्स द्वारा जो लॉन्च की गई थी वो एयर टू सरफेस प्रिसिशन मिसाइल्स थी, यानी कि बिल्कुल सटीक निशाना। टेररिस्ट के अलावा उसमें किसी सिविलियन को, यानी कि नागरिक को या सैन्य ठिकाने को नहीं निशाना बनाया गया था। ये उस दिन, अगले दिन ही इंडिया ने साफ कर दिया था पाकिस्तान को। बहावलपुर जैसा कैंप जो जैश-ए मोहम्मद के का एक कुख्यात कैंप है, और मुरीद के वका लश्कर तोयबा वाला कैंप, ये नॉन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 9 कैंप जो थे, उसके बाद इंडिया ने ये अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था कि इंडिया एस्केलेट नहीं करना चाहता। इंडिया सिर्फ उन आतंकवादियों के आकाओं पर वार करना चाहता है, टारगेट करना चाहता है, बिल्कुल किसी भी कीमत पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा संदेश भारत जो है अब पाकिस्तान को दे चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नंदिता डागर बता रही थी किस तरीके से आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम हो जाता है। भारत जो कि लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, सख्त शब्दों में पाकिस्तान को भी ये संदेश अब दे चुका है कि अगर फिर से इस तरह की हिमाकत की गई तो इस बार का जो जवाब है वो और भी ज़्यादा कड़ा दिया जाएगा, और जो प्रहार होगा वो भी और ज़्यादा बड़ा होगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। लगातार हम बात कर रहे हैं आज होने वाली अहम डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है उसको लेकर। दरअसल सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में रात काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी भी तरह की घटना की कोई खबर नहीं है। जो हाल के दिनों में
पहली एक शांत रात है। आज सुबह भी सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो हालात सामान्य यहाँ नजर आए, और किस तरीके से तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ की किस तरह की क्या स्थिति रही, इस बारे में हमारे जो संवाददाता हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा, अमृतसर से गुरमीत सिंह और जम्मू से अंकुश शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आइए रुख कर लेते हैं अश्विनी का, हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर देखा जाए क्योंकि लगातार पिछले दिनों जिस तरह की स्थिति रही, लेकिन अब हालात वाकई सामान्य, और सेना की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि अगर बीती रात की भी बात की जाए तो पूरी तरीके से शांति रही, किसी भी तरह की कोई जो घटना है वो सूचित नहीं की गई। जी, निश्चित तौर से मुकुल अगर देखें तो 22 तारीख को पहलगाम का जो है ये आतंकवादी अटैक हुआ था, और 23-24 से ही लगातार अगर देखें तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन शुरू कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर पर सहमति बनी थी 2021 में, लेकिन वो इन स्थितियों में पाकिस्तान की तरफ से सीधे तोड़ दिया गया, और प्रतिदिन तब से लेकर कल तक पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन किया। इस बात की पुष्टि है, इस बात के पूरे वो हैं। लेकिन अगर देखें तो सीज़ फायर वायलेशन आज किसी भी तरह का, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, दोनों तरफ कहीं भी किसी तरीके का नियंत्रण रेखा पर किसी तरीके की न कोई उकसावे वाली कार्रवाई है, न कोई सीज़ फायर वायलेशन है, न किसी तरीके की सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ है, न ही किसी तरीके की अन्य स्थितियाँ हैं। यानी कि काफ़ी दिनों बाद अगर समझे तो 23-24 के बाद अब कल की गुजरी रात है जो लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पर पुरसुकून तरीके से रही, शांत रही, और पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है पूरी तरीके से बॉर्डर पर मेंटेन है। बिल्कुल अश्विनी, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो शांति पूरी तरीके से सामान्य हालात, और खासतौर से गुरमीत, अमृतसर की भी जब हम बात करते हैं, यहाँ हमने देखा था उस गांव का भी आपने जायज़ा लिया था जो कि बिल्कुल 3 तरफ से पाकिस्तान की सीमा से घिरा हुआ है। लेकिन ऐसे में अब जब हालात पूरी तरीके से सामान्य है, किस तरह की स्थिति वहाँ नज़र आई? देखिए मुकुल, आज सोमवार है और पहला वर्किंग डे है कॉन्सिक्यूटिवली। अगर हम देखें, कल भी बहुत शांति का माहौल, सुरक्षा का माहौल यहाँ पर लोगों के अंदर देखा गया, और स्पेसिफिकली अगर बॉर्डर एरियाज की मैं बात करूँ तो वहाँ पर गाँव में देखिए जब एस्केलेशन की स्थिति थी भी तो भी लोग वहां से घर छोड़कर जाने के बारे में कतई सोच भी नहीं रहे थे। सोशल मीडिया पर हालांकि ऐसे मैसेजेस वायरल किए जा रहे थे, मगर सच्चाई ये थी कि ग्राउंड लेवल पर लोग बिल्कुल वहीं पर डटे रहने के लिए कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमने तो कई जंग देखी है, आतंकवाद का दौर देखा है, तो हम यहाँ से छोड़कर जा ही नहीं सकते, और हमें अपनी सुरक्षा फोर्सेस पर पूरा यकीन है। मगर आज जो तस्वीर है, मैं आज सबसे पहले अपने वीडियो जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तस्वीर दिखाई। ये हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं अंतर्राष्ट्रीय सरहद से और अमृतसर में मौजूद हैं, और आप देखिए कि आज सुबह का समय है और सभी लोग अपने दफ्तरों में, अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेसेस को अटेंड करने के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो जा रहे हैं। तो सड़क पर जो मूवमेंट है वो अभी से सुबह से ही शुरू होनी दिख रही है, शुरू होती हुई दिख रही है। और इस समय अगर मैं आपको बताऊं कि यदि आज की बात की जाए तो आज सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो पंजाब में खुलेंगे। कल ही पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में ऐलान कर दिया था। हालांकि कुछ जिले हैं जिसमें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, बरनाला जैसे कुछ जिले हैं जहां पर आज शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अभी मना किया है आज के लिए। मगर बाकी सभी जिलों में, पंजाब के सभी जिलों में आज शिक्षण संस्थान, सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल खुलेंगे। जो परीक्षाएं शेड्यूल थी वो सारा कुछ होगा। इसके साथ एक दूसरी चीज ये है कि जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से ये देखा गया कि कल जो है पंजाब में ब्लैकआउट भी नहीं हुआ। सिर्फ अगर 2 जिलों को छोड़ दें, पठानकोट और होशियारपुर, वहां पर ब्लैकआउट देखने को मिला, मगर इसके अलावा और कहीं भी ब्लैकआउट नहीं किया गया। मगर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अपील की गई कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आप लोग रात को लाइट्स अपनी स्विच ऑफ रखें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। तो ये अपील लोगों से की गई। और इसके साथ ही जिला प्रशासन और खास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अपील की गई है जो फायर क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। जो ड्रोन लोग उड़ाते हैं, कुछ बिजनेस पर्पसेस से भी उड़ाते हैं, तो उनको भी मना किया गया है। कई किसान भी अपनी खेती में ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी फिलहाल रोका गया है कि फिलहाल ड्रोन एक्टिविटी बिल्कुल भी पंजाब के सरहदी इलाकों में या इंटीरियर एरियाज में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चौथी बात यह है कि पंजाब के कुछ सरहदी जिलों में कुछ लोग मूव करना, ऐसी खबरें आ रही थी कि कुछ परिवार मूव कर गए हैं सेफ इलाकों में। तो अब
जब शांति की खबर है तो वो हालांकि इक्का दुक्का ही परिवार थे, मगर वो अब वापस अपने घरों की ओर जाना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल उसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य है, जैसा एक नॉर्मल दिन होता है। जी बिल्कुल गुरमीत, और खासतौर से अंकुश आपसे भी जानना चाहेंगे अगर जम्मू की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का हालात बने और उसके बाद आज का जो दिन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीजीएम स्तर की जो बातचीत है वो करीब 12 बजे होगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए भारत जो कि लगातार ये बात कहता है कि आतंक को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है, और उसके लिए लगातार हम देख भी पा रहे हैं जम्मू में किस तरीके से और भी जो कार्रवाई है की जा रही है, क्योंकि उद्देश्य और जो लक्ष्य है भारत का वो बिल्कुल सटीक, और उसके तहत ही हमने देखा इससे पहले भी जो जवाबी कार्रवाई की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ के हालात के बारे में बताना चाहूंगा कि हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, और आज हम दूसरे दिन में हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर एग्रीमेंट हुआ है और पूरी तरह से शांति देखने को मिली है। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो किसी प्रकार की भी कोई ड्रोन की एक्टिविटी या फिर किसी प्रकार का भी सीजफायर का उल्लंघन नहीं देखने को मिला है सीमावर्ती इलाकों में भी। और दूसरी बात, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो भारत की तरफ से अब स्टैंड है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। भारत ने अपनी तरफ से ये भी साफ कर दिया है कि अगर इसके बाद कोई भी आतंकवादी गतिविधि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में कहीं पर भी होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो भारत का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, और जिस तरह से 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच बातचीत होने वाली है ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि 12 बजे के बाद आखिरकार क्या होगा और क्या नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। सीमावर्ती इलाकों की बात करें, अगर जिस तरह से राजौरी और पुंछ की बात करना चाहूंगा कि जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे जब शेलिंग हो रही थी दोनों तरफ से, वहां पर भी हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं और जो लोग हैं दोबारा से अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और स्कूल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो आज के लिए फिलहाल पहले ही डायरेक्शंस दी गई थी कि 12 तारीख तक बंद रहेंगे, और आज फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन इसके बाद हो सकता है आज दोपहर के बाद कोई नई नोटिफिकेशन जरूर सामने आ सकती है जिसमें स्कूल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को दोबारा से खोला जा सकता है। रही बात जो लोग अपना घर छोड़कर सेफ जगहों पर चले गए थे वो लोग भी अब दोबारा वापस आना शुरू हो चुके हैं और हालात पूरी तरह से सामान्य नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, और खासतौर से अश्विनी जिस तरीके से भी अंकुश बता रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही फिर से वो खुलेंगे। और ऐसे में कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि हमने देखा था 14 मई तक होने वाली जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया था, और अभी उसकी जो क्या नई तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा, इंतज़ार किया जा रहा होगा, क्योंकि सामान्य स्थिति तभी हो सकती है, हर एक के लिए स्थिति जो है सामान्य नजर आएगी। छात्रों की बात की जाए वो भी शायद इंतजार कर रहे होंगे कि अब जो स्थगित परीक्षा है उसकी तारीख, नई तारीख जो है उसकी घोषणा हो। जी निश्चित तौर से अगर देखें परीक्षाएं जो इससे पहले की स्थितियां थी उस वजह से जो है स्थगित कर दी गई थी, परीक्षाओं की अभी कोई नई तिथि घोषित नहीं की गई है। संभावना ये है, उम्मीद ये की जा रही है कि आज से कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है कोई ना कोई नया शेड्यूल परीक्षाओं के लिए दे देगा। लेकिन अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर में केवल एक दिन के लिए जो है शिक्षण संस्थान पिछले दिनों में बंद हुए थे। लगातार शिक्षण संस्थान यहाँ पर स्थानीय रूप से खुले हुए हैं अगर श्रीनगर शहर की बात करें। लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो विद्यालय है, जो अन्य शिक्षण संस्थान हैं, उन पर जो है शिक्षण जो है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। अब जबकि स्थितियाँ बेहद सामान्य हुई हैं, अभी भी प्रशासन ने लोगों से ये नहीं कहा कि वो चाहे उड़ी का क्षेत्र हो, चाहे वो टंगधार का क्षेत्र हो, केरन का सेक्टर हो, करना सेक्टर हो, इन सारे सेक्टर्स में जहाँ पर एकदम एलओसी से सटी हुई जो रिहायशी इलाके हैं, एहतियातन उनको खाली कराया गया था। अभी भी प्रशासन ने ये कहा है कि अभी आप जो है उन स्थानों पर न जाए, वहाँ पर जाने से बचे। पूरी तरीके से शांति है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर इस तरीके का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो सीज फायर की सहमति होने के 3 घंटे के अंदर किस तरीके की हरकतें करता है, तो वो केवल प्रिकॉशनरी मेजर पर। आज स्थितियाँ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी जब डीजीएमओ बैठेंगे 12 बजे, दोनों देशों के, और सारी मॉडलिटी तय होगी, सारी स्थितियाँ तय होगी। अभी तो सहमति बनी है, हो सकता है सीज फायर पर कोई समझौता भी हो या फिर इस पर बात कोई और आगे बढ़े। लेकिन ये जो सीज फायर है वो एक तरीके से मान के चलें कि वो आंशिक तरीके से जो वर्तमान दोनों देशों के बीच में संघर्ष चल रहा था उस पर संघर्ष विराम का मतलब सहमति बनी है। ये भी एकदम स्पष्ट तरीके से है, वो आधिकारिक तौर से है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है।
सेनाएं पूरी तरीके से ऑपरेशनल मोड में हैं, सेनाएं जो है पूरी तरीके से चौकस हैं। एयरफोर्स के हमारे लड़ाकू विमान कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी भी तरीके की पाकिस्तान की घटना का, किसी भी सीज फायर वायलेशन का या फिर किसी भी उसकी हिमाकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया है सैन्य नेतृत्व के स्तर पर भी और अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी। मैं एक चीज़ें और कहूँगा मुकुल, कुछ चीज़ें लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि सीज फायर हुआ कैसे। सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:30 बजे 3:35 पर हमारे डीजीएमओ से गुजारिश की हॉटलाइन पर कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, और स्थितियां बनी। 5 बजे से सीज फायर हुआ। अब अगर देखें पिछले दिनों की स्थितियां, तो चकलाला एयरबेस जिसको कहा जाता है वो इस्लामाबाद माना जाता है। नूर खान एयरबेस जो माना जाता है वो पाकिस्तान का परमाणु कंट्रोल कमांड सेंटर है, जहां पर उसके जो है एटॉमिक जखीरे रखे हुए हैं जी। 11 एयरबेस उसके ध्वस्त होते हैं और पाकिस्तान के जितने जो है तैयारे हैं, जितने जहाज हैं, चाहे J-17 हो, F-16 हो, सारे ग्राउंडेड रहते हैं। उड़ने की कंडीशन किसी में नहीं रहती है। सेना यहाँ पर सीज फायर उसके मुंहतोड़ जवाब LOC पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दे रही थी। सारे उसके जो मॉड्यूल और पंचिंग ड्रोन लॉन्चिंग स्टेशन से ध्वस्त हो चुके थे। बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा कि 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर देना, सुभान अल्लाह जो है वो मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, ये सब ध्वस्त हो जाना, सारे उसके जो है 11 के 11 बेस हो जाना, ध्वस्त हो जाना। जो हमारी प्रिसाइसिस डिसाइडेड, हमारी जो पिन पॉइंट ऑपरेशन थे, जो हमें अचीव करना था, वो हमने पहले दिन ही अचीव कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो 2 दिन उसके सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य चीज़ों पर कार्रवाई हुई, कमर टूटी पाकिस्तान की और झुक कर वो नतमस्तक हुआ और उसने गुजारिश की सीज फायर की। लेकिन फिर एक बार हिमाकत की, आज सारी चीज़ें मॉडलिटी तय होंगी और ये उम्मीद करेंगे कि दोनों डीजीएमओ के स्तर पर जो तैयारियां होंगी, जो भी बातें होंगी, जो भी सहमति बनेगी, वो कहीं ना कहीं स्थायी रूप से LOC पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर और ज़्यादा शांति स्थापित करेगी। बिल्कुल, प्रयास यही है कि कैसे और ज़्यादा शांति जो है स्थापित हम कर सकते हैं। लेकिन जो भारत का लक्ष्य था वो बेहद साफ था और उसके साथ साथ जो प्रहार हुआ वो और भी ज़्यादा सटीक हमें नज़र आया, जिसकी कल जानकारी भी दी गई। साथ ही गुरमीत, अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बदलाव हमने देखा, कल भी कई जगह हमने देखा था जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे हटा दिए गए थे। क्या अब धीरे धीरे जब हम कह रहे हैं कि तमाम जो क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं, सामान्य हो रहे हैं, अभी भी किस तरह के कोई जो दिशा निर्देश हैं वहाँ पर हैं, और खासतौर से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? देखिए, सुरक्षा को अगर ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन है। एक तो ये है कि कहीं भी किसी भी बॉर्डर एरिया में जिला प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति को अपने गांव से जाने के लिए नहीं कहा। जो कहते हैं ना कि आप अपना घर वैकेट करके आप गांव को पूरा खाली करवा लिया जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन पंजाब के किसी भी जिले में देखने को नहीं मिली है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी लोगों को यह जरूर कहा कि आप सतर्क रहें, रात को लाइट बंद करें, और कई जगह ब्लैकआउट भी देखा गया पिछले 3-4 दिन में। मगर इसके साथ ही फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि पंजाब में जैसे लोग पहले रह रहे थे वैसे ही एस्केलेशन के समय रह रहे थे और वैसे ही अभी रह रहे हैं, कोई इतना फर्क नहीं है। मगर दूसरी एक स्थिति ये है कि लोग जो बॉर्डर एरियाज के हैं, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सरहद के साथ जिनके गांव लगते हैं, उन्हें एक तो मन में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि बार बार हम पत्रकार हम जगह जगह पर लोगों से जाकर वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो लोगों ने हमसे बार बार ये सवाल किया कि ये जो फिलहाल स्थिति बनी है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ है, सहमति बनी है, क्या ये आगे जारी रहेगी? क्या पाकिस्तान को यकीन है कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा? तो ऐसे ऐसे संशय की स्थिति लोगों के मन में है। मगर एक दूसरी बात यह है कि वही लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी स्थिति हो, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात गुरमीत, जिस तरीके से एक विश्वास जो है वो हमारी देश की सेना पर हर किसी का है, हर नागरिक का है, और खासतौर से हमको ये कहीं ना कहीं जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो वहाँ के निवासी हैं, जाहिर तौर पर वो जिस तरीके से हालात उन्होंने देखे हैं, तो वहाँ और ज़्यादा जागरूकता भी शायद अब नजर आती होगी विश्वास के साथ साथ। देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस पर पहले से ही विश्वास तो है ही, और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जिस समय यहाँ पर आज से 2 दिन पहले जब हालात खराब थे, उस समय भी डर का माहौल जरूर बना था, लेकिन इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति का ये कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार के हालात होंगे तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर भारतीय सेना सीमा पर काम कर रही है तो हम
अपने घरों में रहकर सेना का साथ देंगे। और इसके साथ अगर बीती रात की बात करूं तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए जम्मू में भी ब्लैकआउट जरूर देखा गया था और लोगों ने अपने लेवल पर ब्लैकआउट रखा गया था ताकि किसी प्रकार की भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसको हमारी सेना, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव मोड पर था। तो सेना ने भी साफ कर दिया था कल प्रेस वार्ता में कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की भी हिमाकत करता है तो उससे कहीं ज्यादा रिस्पांस दिया जाएगा, कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर जवाब दिया जाएगा। तो जम्मू के लोग, जम्मू क्षेत्र के लोग, जो बॉर्डर एरियाज के पास में रहने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति इस समय सेना के साथ है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस समय सीज फायर का एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई, लोग घरों से बाहर निकले, लोगों ने घरों से बाहर निकलकर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आपस में डिस्कशंस की। लोगों का कहना था कि हम सेना के साथ खड़े हैं और जो भी फैसला सरकार ने लिया है वो देश हित में है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात, देश हित में लगातार सरकार जो है फैसले ले रही है और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो वहां पर सरकार की तरफ से कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही। साथ ही देश की जो सेना है वो लगातार दुश्मन की जो कायराना हरकत है उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो हालात हैं, जो स्थिति है उससे रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने आज सुबह के हालातों की अगर बात की जाए किस तरीके से बने हुए हैं और भारत ने जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सशक्त संदेश दिया कि भारत किसी कीमत पर आतंकवाद के सामने चुप नहीं बैठेगा, वहीं भारत की कार्रवाई को मिल रहे वैश्विक समर्थन भी ये दिखाता है कि जिम्मेदार देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आइए इसको अब समझते हैं कि आखिर कैसे लगातार वैश्विक स्तर पर ये जो स्थिति है बनी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को ब्रिटेन का समर्थन मिला, क्योंकि वैश्विक समर्थन जब मिल रहा है तो हर कोई जान रहा है कि भारत की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। डेविड लेमी, विदेश मंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि भारत के पास नाराज होने के सभी कारण हैं, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सही है। वहीं ऋषि सुनक, क्योंकि पूर्व पीएम ब्रिटेन, उन्होंने कह रहा था कि सीमा पार आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही रूस ने भी कहा कि सभी प्रकार का आतंकवाद बेहद निंदनीय है। तो पूरा विश्व जो है भारत के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आया। इजराइल ने कहा कि आतंकवादियों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है और इस तरह की जवाबी कार्रवाई बेहद जरूरी है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और उसी के तहत हमने देखा किस तरीके से भारत द्वारा जो जवाबी कार्रवाई है वो की गई। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ और 27 सदस्य देशों का भारत की कार्रवाई को समर्थन मिला, यानी उसको बिल्कुल सही ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के साथ की जो एकजुटता है वो व्यक्त की कि ऐसे स्थिति में जो अमेरिका है वो भारत के साथ है। इस्लामिक देशों ने भी भारत के रुख के साथ एकजुटता कहीं ना कहीं जताई थी, जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई थी। इन देशों में अगर बात करते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर, बांग्लादेश का समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आया था और खासतौर से बांग्लादेश ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया था। तो जाना आपने एक जो चेहरा था पाकिस्तान का वो बेनकाब हुआ वैश्विक मंच पर और सभी ने यहाँ भारत का समर्थन भी किया। और लगातार जिस तरीके की परिस्थितियां रहीं उसके मद्देनजर हमने देखा कई तरह की जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए थे, एडवाइजरी जारी की गई थी। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे की अगर बात करें तो दिल्ली हवाई अड्डे से विमानों की आवाजाही जो है सामान्य बनी हुई है। हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि मौजूदा हवाई परिस्थितियों और बढ़े सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरने में जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। यात्रियों को इस वजह से सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें, यानी उसको वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही हवाई अड्डे पर आएँ और अपुष्ट खबरों से, यानी जो फर्जी खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं उनसे बचें, उन्हें फॉरवर्ड ना करें। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच आज से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की अगले दौर की वार्ता की शुरुआत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। दरअसल दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण के कारण समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए, यूरोपीय संघ का दल 11वें दौर की वार्ता के लिए यहां होगा और ये बातचीत 16 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले 10वें दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार की पहुंच से संबंधित प्रस्तावों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई। दरअसल रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। रायपुर बालोद मुख्य मार्ग सड़क के पास माजदा और ट्रेलर
की अगर बात की जाए तो इसकी भिड़ंत हुई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। घायलों को रायपुर मेडिकल अस्पताल लाया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ग्राम चटौदा के ग्रामीण एक स्वराज मजदा वाहन से विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। आपको बता दें, रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे के आसपास इस हादसे की को सूचना मिली और उसी वक्त प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और बात बुद्ध पूर्णिमा की। जी हाँ, आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गया के महाबोधि मंदिर में श्रद्धालु की लंबी कतार देखी गई। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पावन स्नान करते दिखाई दिए। प्रयागराज की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु ने संगम में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध की ओर से दिए गए अहिंसा, प्रेम और दयालुता का संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, पावन माना जाता है स्नान के लिए। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर। हरिद्वार की बात की जाए, गया के महाबोधि मंदिर की हम बात करें, या खासतौर से प्रयागराज की बात की जाए तो हर जगह जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और वहीं श्रीलंका में आज बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन वैसाख पोया को मनाया जा रहा है। श्रीलंका के शहर नुवारा एलिया में राज्य वैसाख महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। वैसाख पोया पूरे द्वीप में गहरी आध्यात्मिक भक्ति और जीवंत सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ मनाया जा रहा है। नुवारा एलिया में हजारों श्रद्धालु वैसाख उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मंदिरों, सड़कों और घरों को रंग बिरंगी लालटेनों और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले पंडालों से सजाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा वानासनायके ने बीते शनिवार को बौद्ध वर्ष 2569 के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया था। समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को मान्यता देने के लिए श्री न्यास पत्र प्रदान किए गए। सरकार ने 10 से 16 मई को राज्य वैसाख सप्ताह घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैसाख दिवस पर दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने करुणा, सहिष्णुता और निस्वार्थ सेवा की है। बुद्ध की शिक्षाओं और उनके मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वैसाख दिवस पर मैं दुनिया भर में बौद्धों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे बुद्ध के जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण का स्मरण करते हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। उन्होंने एक संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक रहे। त्याग और तप को समर्पित उनका जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आज का जो दिन है, जी हाँ, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन नर्सेस के सम्मान और नर्सिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए खास है। दरअसल आज ही के दिन साल 1820 में मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। यही वजह है कि साल 1974 में इसी दिन को समाज और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सेस के योगदान को याद करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में चुना गया। यह दिन इन मेहनती पेशेवरों के योगदान की याद दिलाता है, जिनके बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और फिलहाल नया सवेरा में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और इसके लिए सीधा अब रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी आंचल जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या कुछ खास सुर्खियां आज अखबारों में? शुक्रिया मुकुल और सभी को सुप्रभात। और जिन अखबारों की सुर्खियां हम समेट कर लाए हैं, आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता से, जिस खबर की हेडलाइन बहुत ही प्रतिबद्धता से कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में करीबन 35 से 40 पाक सैनिक मार गिराए गए और 5 जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए। जिस तरह हमने देखा कि 7 से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाबी कार्रवाई भारत द्वारा की गई, उसके बाद तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि किस तरह से पाक के नापाक इरादों को कहीं ना कहीं विफल किया गया और बहुत ही बहादुरी और अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया हर पाकिस्तान की उस नापाक हरकत का। यहाँ तक कि ये भी कहा गया जो तमाम सैन्य अभियान जो चलाए गए उसमें किसी भी जो सिविलियन है या फिर हम कहें मिलिट्री कैंप, जब भी जवाबी कार्रवाई तब की गई जब पाकिस्तान द्वारा ऐसा किया गया। कोशिश और सटीक निशाना आतंकवाद को खत्म करने का था, आतंकवादियों को खत्म करने का था। और ये हमने देखा भी, जिस तरह से नमाज़े जनाजा जब निकाला गया तो जितने आतंकी मारे गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीमा पार जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तो जो सिंधु जल संधि है वो अभी तक स्थगित रहेगी। मैसेज एकदम क्लियर कट था कि भले ही अभी युद्ध विराम लगाया गया है, लेकिन अगर आतंकवाद को आप पालते पोसते पल्लवित पोषित करेंगे तब आपके लिए कार्रवाई करने के लिए हम लगातार तैयार। ये दूसरी खबर जो हम ले रहे हैं वो हरिभूमि से है और इसका हेडलाइन जो है वो बहुत क्लियर कट संदेश देता हुआ कि प्रधानमंत्री ने जो लगातार ये मीडिया में खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद ये सीज फायर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को सिरे से खारिज किया गया है। सेना को साफ निर्देश थे कि पाकिस्तान से अगर गोली चले तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। यानी ये नया भारत है, अगर आप आंख उठाकर देखेंगे तो आपके घर में घुसकर आप पर वार किया जाएगा। और ये जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री ने इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सेना के तीनों प्रमुख भी शामिल थे। यहाँ पर भी मैसेज एकदम कट एंड क्लियर कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और आतंकवाद के खिलाफ लगातार ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और इसको लेकर कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। ये तमाम जो दावे लगातार किए जा रहे हैं उसको सिरे से खारिज करते हुए इस मीटिंग में साफ तौर पर ये समझ में आया कि युद्ध के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प रहेगा भारत का और आतंकी हमला जो है, अगर मान लीजिए कोई आतंकी हमला होता है, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तीसरी खबर हम ले रहे हैं हिंदुस्तान से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जो बयान है वो सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसकी गूंज, इसकी धमक रावलपिंडी तक पहुंची। रावलपिंडी जहां पर एयरबेस है पाकिस्तान का, जिसे रीढ़ माना जाता है पाकिस्तान की जो सैन्य प्रणाली है उसकी मजबूती को लेकर, लेकिन वहां तक भी भेदने में कामयाब रही भारतीय सेना। हालांकि ये फिर मैं कह रही हूँ कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि टेंशन्स को एस्केलेट करने का काम जो है वो सीमा पार से किया गया। और ऑपरेशन इंसाफ ने, ऑपरेशन सिंदूर ने जो इंसाफ दिलाया है, इसका जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कि कैसे जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो आतंकी संगठन है, उनका सफाया हुआ है। चौथी खबर हम ले रहे हैं दैनिक जागरण से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 14वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर गवई साहब जब शपथ लेंगे इस बुधवार को, उन्होंने कहा कि देश में अगर संकट है तो सुप्रीम कोर्ट तटस्थ नहीं रह सकता। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले से न्यायपालिका भी दुखी है और भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर जो सहमति बनी है
वो ठीक है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा और देश संविधान से ही चलाया जाता है। पांचवी और आखिरी खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता से, और एक पॉजिटिव खबर है कि किस तरह से जो कई दिनों से टेंशन चल रही थी और इसका अब युद्ध विराम जो किया गया है उसके बाद वापस पटरी पर लौटती हुई जिंदगी नजर आ रही है। यानी खौफ और तनाव से उभरे लोग, रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू है। अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके थे जो काफ़ी संवेदनशील थे, जिन्हें ब्लैकआउट का भी सामना करना पड़ा, जहां पर हमने देखा कि दुश्मन की नापाक हरकतों को जो लगातार है भारतीय सेना विफल करी थी, लेकिन वहां पर अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। तो अखबारों की सुर्खियों से फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए। अखबार की जो सुर्खियां थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने अखबार की सुर्खियों में आज क्या कुछ खास था। अब आइए आगे बढ़ेंगे और आप बताते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया है। वार्ता के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए समझौते की बात कही। व्यापार समझौते का ब्यौरा आज सामने आएगा। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंच गए हैं और एक और नए आर्थिक वार्ता मंच शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि वे गुरुवार को इस्तांबुल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि पूर्ण युद्ध विराम आज से शुरू हो जाएगा। तिब्बत में आज तड़के 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। हमास ने घोषणा की है कि गाजा में मौजूद अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक एरन अलेक्जेंडर को जल्द रिहा किया जाएगा। यह कदम संघर्ष विराम स्थापित करने में मदद करेगा। मध्य नाइजीरिया के बेनुए राज्य में 4 अलग अलग हमलों में बंदूकधारियों ने 23 लोगों की हत्या कर दी। रेड क्रॉस ने ये जानकारी दी। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी के अनुसार भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.5% की दर से आगे बढ़ सकती है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनी द्वारा भारत के सालाना 140 लाख करोड़ रुपए के अधिक से खुदरा व्यापार पर कब्जा करने के बढ़ते प्रयासों के बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 16 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर्स भाग लेंगे। केंद्र सरकार अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में गैस उत्सर्जन की जांच के लिए नियम को सख्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों पर भी। भारत ने श्रीलंका में खेली गई महिला त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 97 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 342 रन बनाए। भारत की दिग्गज तीरंदाज दीपिका कुमारी ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं के इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बॉब कॉपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 27 टेस्ट मैच खेले। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
तो जाना आपने नया सवेरा में देश दुनिया में क्या कुछ खास है, लेकिन अब समय आ चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में बसे उडुपी के समुद्र तटों की लुभावनी खूबसूरत यात्रा पर। तो आइए प्रकृति से जुड़े और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर याद रहें। आप लीजिए इन मनमोहक यात्रा का आनंद, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।